करता हूँ स्कूल लीडरशिप एकेडमी की तरफ से, SCRT परिवार की ओर से। मैं सभी न्यूली प्रमोटेड हेडमास्टर, जिसमें 17 जिले हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सब की तरफ से मैं सबका बहुत ही साथ भाव से सम्मान और अभिनंदन स्वागत करता हूं। और सर के बारे में केवल जो मैं पिछले 4 साल से सर के संपर्क में मुझे आने का मौका मिला है, और उसके बारे में केवल मैं जो कुछ देखा, मैंने इनसे सीखा और इनके व्यक्तित्व से मैं कुछ ग्रहण किया, उनके बारे में सिर्फ यही 2 मिनट लूंगा कि आप बहुत सहज, सहनशील और हर स्थिति में अपने आप को एडजस्ट करके, खुश रह करके, अपनी टीम के साथ मिल करके, अगुवाई करके आप काम करते हैं। और SCRT में जब भी प्रिंसिपल्स की हेडमास्टर ट्रेनिंग होती है, जब भी विनती करता हूं, आप बिना अपने समय की व्यवस्था को देखते भी आप हमें समय देते हो। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं इस काम के लिए भी, कि आप जब भी हमें SCRT में आप लोगों की सेवाओं की व्यवस्था होती है, तो हम आपसे एक हक के रूप में जब बात करते हैं, तो आपने आज तक कभी ये नहीं कहा कि मेरी व्यवस्था है। और जबकि मैं जब भी हिपा में मुझे जाने का मौका मिला, तो इनकी मीटिंग्स, क्योंकि आप देवोत्तम डायरेक्टर आफ्टर रिटायरमेंट आप उस पद पर भी काम कर रहे हैं, और आपकी सहजता को मैं अभिनंदन करता हूं। और बहुत ही आदर के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूं MK मिडा साहब को, सर आए और हमारे 17 जिलों से न्यूली प्रमोटेड हेडमास्टर हैं, उनको आप अपने गुड गवर्नेंस के ऊपर उनको अपने टिप्स दें। डॉक्टर अश्विनी, थैंक यू वेरी मच फॉर स्पीकिंग गुड वर्ड्स अबाउट मी। हो सकता है हम उतने काबिल तो ना हो, लेकिन जिस तरह आपने अच्छे शब्द बोले हैं, मैं उसके लिए आपका शुक्रिया करता हूं। मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को भी गुड मॉर्निंग कहना चाहूँगा। और सबसे पहले आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू on your promotion and joining in your new assignments. I sincerely wish that you should do your best in your career and you should prove a useful commodity to the society. And सबसे पहली बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि सरकारी नौकरी में 2 चीज़ें होती हैं जो अगर आपको समय अनुसार और नियमित ढंग से और आसानी से अगर अवेलेबल हो जाए, तो आप लोग जो है वो सौभाग्यशाली हैं। एक इंक्रीमेंट और दूसरी प्रमोशन। अगर सरकारी नौकरी में समय पर प्रमोशन हो जाए और बिना किसी रुकावट या बिना किसी विघ्न के आपको जो पे प्रमोशन है वो मिलती रहे, तो आप लोग सौभाग्यशाली होते हैं। सरकारी नौकरी एक हवन की तरह होता है, और अगर ये निर्विघ्न समाप्त हो तो एक सरकारी अधिकारी या कर्मचारी सौभाग्यशाली कहलाता है। तो इस उम्मीद और कामना के साथ आप इस हवन को और इस यज्ञ को एक सफलतापूर्वक और एक आस्तिकता के साथ, कर्तव्यपरायणता के साथ और अपनी उपयोगिता साबित करते हुए शिक्षा जगत को, विद्यार्थियों को और उन अध्यापकों को जिनके साथ मिलकर आपने काम करना है, उसमें आप सफलतापूर्वक अपनी ड्यूटी को सरअंजाम दें। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि समाज में अध्यापक का बहुत बड़ा आदर है और होना भी चाहिए। अगर मैं आपको थोड़ा सा दूसरे देशों के बारे में बताना चाहूँ, तो जो हम लोग, तो हमारा जो देश है वो गुरुओं का देश है। गुरु द्रोणाचार्य और बड़े बड़े संत ऋषि ऐसे हुए हैं जिन्होंने मानवता का मार्गदर्शन किया है और एक रास्ता दिखाया है, एक सुगम जीवन का, सफल जीवन का। लेकिन फिर भी कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिनके कारण हमारे देश में एक अध्यापक को, टीचर को, एक गुरु को वो सम्मान नहीं मिलता जिसके वो हकदार होते हैं। अगर मैं विदेशियों की आपको कोई एग्जांपल दूं, तो जापान में किसी भी अध्यापक को बिना रिटन परमिशन के, सुपीरियर अथॉरिटी के, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। वो अपनी पेंशन और पे खुद डिटरमिन करते हैं। उनकी अपनी बॉडी है जो अपने लिए सैलरी डिटरमिन करती है।
अमेरिका में टीचर्स को सबसे ज्यादा सम्मान दिया जाता है। जो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं उनके बराबर उनको स्टेटस दिया जाता है। और जर्मनी में अगर आपको मैं थोड़ा सा बताऊं तो जर्मनी एक ऐसा देश है जहां अध्यापकों को सबसे ज्यादा सम्मान दिया जाता है। पाकिस्तान के एक उर्दू के प्रोफेसर वहां किसी यूनिवर्सिटी में कार्यरत थे और एक बार वो किसी ट्रैफिक वायलेशन में जो उनके ऊपर पेनल्टी या जुर्माना लगा वो ना भरने के कारण उनको अदालत में पेश होना पड़ा। तो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो जज थे उन्होंने प्रश्न पूछा उनसे कि व्हाट आर यू डूइंग फॉर योर लिविंग एट द मोमेंट। तो उन्होंने जवाब दिया कि आई एम ए टीचर ऑफ उर्दू इन ए यूनिवर्सिटी। तो तुरंत प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने अनाउंस किया कोर्ट में कि एवरीबॉडी प्रेजेंट इन द कोर्ट रूम शुड स्टैंड अप बिकॉज ए टीचर इज हियर, वी मस्ट रिस्पेक्ट द टीचर। ये सम्मान और इज्जत अध्यापक की उस देश में है। तो उस केस का बड़ी सुगमता से निपटारा किया गया इस एडवाइस के साथ कि इस तरह की इरेगुलरिटी जो ट्रैफिक वायलेशन है वो दोबारा नहीं करनी, और प्रिजाइडिंग ऑफिसर उनको कोर्ट के दरवाजे तक खुद सी ऑफ करने आए। तो अगर हम उस परिस्थितियों को देखें और हम अपने देश में अपने परिस्थितियों से कंपैरिजन करें तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमें आत्म विश्लेषण की जरूरत है कि हमारे सम्मान में कमी क्यों है। क्या उसके लिए समाज उत्तरदायी है? क्या हमारे क्लाइंट या हमारे विद्यार्थी में उत्तरदायी हैं, या जो पेरेंट्स हैं जिनसे हमें पेरेंट्स जो है हमारे से एक उम्मीद करते हैं, क्या किसी प्रकार से उनमें कमी है या हमारी कारगुजारी में कहीं ना कहीं को कमी है। तो ये चीज़ हमें एक आत्म विश्लेषण का विषय है। अगर हम इन चीज़ों पर थोड़ा विचार विमर्श कर पाएंगे तो हो सकता है कि हम परिस्थितियों को इम्प्रूव कर पाएं और जिस सम्मान के हम लोग हकदार हैं उस सम्मान को हम लोग पा सकें। मैं ये बातें थोड़ी सी इसलिए कह रहा हूँ कि आई माई सेल्फ स्टार्टेड माई कैरियर एज ए लेक्चरर। तो मैंने बाद में सिविल सर्विसेज में आया तो मैंने तकरीबन 1.5 साल के करीब जो है तो इसी प्रोफेशन को अपनाया। तो मेरा आपसे कहने का मतलब ये है कि हम जहाँ भी जिस भी पद पे हैं, जहाँ भी हम लोग कार्यरत हैं, हमें अपनी ड्यूटी को ईमानदारी के साथ, तन्मयता के साथ, लगन के साथ निभाना चाहिए। और हम लोग किसी भी पद पे हों तो हमें केवल एक ऑर्डिनरी साधारण काम नहीं करना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करें जो आम लोगों ने नहीं किया। हम जहां भी कार्यरत रहें वह अपने पीछे छाप छोड़ के जाए। जो भी कार्य आप करें उसको इस अनूठे ढंग से करें कि उसके रिजल्ट्स जो हैं वो ऑर्डिनरी रिजल्ट से कहीं बेटर आए। जीवन यापन तो दुनिया कर लेती है, गुजारा सब लोग कर लेते हैं। एक जगह नौकरी करने के बाद दूसरी जगह नॉर्मली बहुत लोग ट्रांसफर होते हैं, और लेकिन क्या हम पीछे अपने कोई याददाश्त छोड़ गए हैं? क्या कोई ऐसी बात हम नहीं अलग से एक अद्भुत कर गए हैं जिसके लिए हमारे जाने के बाद भी लोग हमें जाने, हमारे ट्रांसफर के बाद या हमारे रिटायर होने के बाद? इस चीज की हमें आपको एक सुअवसर मिला है, एक मौका मिला है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है अपनी काबिलियत साबित करने की और समाज की, शिक्षा जगत की सेवा करने की। तो आपको अपने आप को नए रूप के लिए, जो नया पद आपने ग्रहण किया है, जो आपकी नई भूमिका आपने जो है निभानी है, उसके लिए आपको किस तरह की तैयारी करनी चाहिए, किस तरह की आप प्रेपरेशन करें, किस तरह के अपने व्यक्तित्व में, अपने आदतों में, अपने जो है कार्य प्रणाली जो है उसमें किस प्रकार से बदलाव लाए, किस प्रकार से सुधार लाए कि आप अपने आप को योग्य साबित कर सकें। जैसे मैंने आपको बताया कि आप टीम के मुखिया हैं। विद्यालय में सभी अध्यापक जो है वो गाइडेंस के लिए, मार्गदर्शन के लिए आपकी तरफ देखेंगे। लेकिन अगर आप इतने सक्षम हैं, इतने प्रभावशाली हैं, आपका इतना ऐसा व्यक्तित्व है कि आप लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं,
अपनी बात के लिए कन्विंस कर सकते हैं या लोगों को अपनी बात के लिए राजी कर सकते हैं, और लोगों को एक टीम स्पिरिट के साथ, एक टीम की भावना के साथ लोगों को साथ लेके चल सकते हैं। लोगों को एक लीडरशिप जो है वो दिखा सकते हैं और लोगों को मार्गदर्शन कर सकते हैं, एक फिलोसोफर की तरह, एक गाइड की तरह, एक फ्रेंड की तरह। तो आप अपनी भूमिका को सही ढंग से निभा रहे हैं। आपके पास जो भी आपके क्लाइंटेल है या आपके एसोसिएट्स है, आपने सभी ने मिलके उन उद्देश्यों की पूर्ति करनी है जो आपसे आपका विभाग अपेक्षा करता है, समाज जो है वो आशा करता है, और आपको असलियत में वो चीजें करनी चाहिए। तो मैं आज के इस जो हमारा आपसे वार्ता है उसमें ज्यादा जोर मैं इस चीज पे देना चाहूंगा कि हमेशा हर परिस्थितियों में और हर स्थिति और सिचुएशन पे लोग अच्छे काम की कामना करते हैं, अच्छे एनवायरनमेंट की कामना करते हैं, अच्छा माहौल हो ताकि एक अच्छा काम हो सके, और हम लोग एक सहयोग और परस्पर सम्मान के साथ वहां कार्यरत रहें। हम एक दूसरे से दुखी ना रहें, हम एक दूसरे का सम्मान करें, हम लोग एक दूसरे के लिए कुछ त्याग करने के लिए तैयार हों, और हम लोग एक इस तरह की टीम बनाएं कि हमारे भ्रातृभाव हो, एक भाईचारा हो, और इस तरह की एक लगन और काम करने की स्पिरिट हो कि हमारा काम जो है सुगम हो जाए। मुश्किल काम भी जब कोऑपरेशन होती है, सहयोग होता है, सद्भावना होती है, तो मुश्किल काम भी आसान है। और कोई भी काम अगर आपने करना हो, मैं जैसे कहता हूं कि किसी भी कहीं उड़ने के लिए पंखों की जरूरत नहीं होती, उड़ने के लिए हौसले की जरूरत होती है। पक्षी जो है बहुत बलवान नहीं होता, लेकिन उसमें एक हौसला होता है। वो पतली टानी पर भी बैठता है, लेकिन उसको विश्वास होता है कि अगर ये टूटने लगेगी तो मैं उड़ जाऊंगा। तो उसे अपनी कैपेसिटी पे, अपनी काबिलियत पे, अपनी क्षमता पे भरोसा है। तो सबसे पहले तो आपको अपनी क्षमता पे, अपनी काबिलियत पे एक भरोसा करना होगा। अगर आपकी कमी है तो आपको आत्मविश्लेषण करके उसको सुधार करने की कोशिश करनी चाहिए। तो मैं इस बैकग्राउंड के साथ आपको कुछ वो पॉइंट्स बताना चाहूंगा। अगर आप उनको अपने लाइफ में अडॉप्ट करते हैं तो आप अपने कार्य प्रणाली को बढ़िया बना सकते हैं, अपने व्यक्तित्व में सुधार और संशोधन ला सकते हैं, और एक टीम लीडर की तरह सफल हो सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये कि हम लोगों को ज्ञानवान होना चाहिए। ज्ञानवान व्यक्ति कोई भी हो उसका सम्मान होता है, परिवार में, समाज में, आपके दफ्तर में और सब जगह। जो आदमी काम का नहीं होता, जिसको कुछ काम नहीं आता होता, ज्यादा बुद्धिमान नहीं होता, ज्यादा ज्ञानवान नहीं होता, उस आदमी का सम्मान उतना ही होता है जितना उसका ज्ञान की कैपेसिटी होती है। तो हमें सबसे पहले ज्ञानवान होना चाहिए। अधिक से अधिक आप बुक्स पढ़ें, ज्ञान अर्जन करें। आज जो ज्ञान का भंडार है वो अवेलेबल है, साधनों की कमी नहीं है। आप देखते हैं कि जो कम्युनिकेशन जो एक उसमें रेवोल्यूशन जो आई है, उसने ज्ञान का जो एक रास्ता बहुत आसान कर दिया है। आप इंटरनेट से अगर जुड़े हैं तो आपको गूगल पे और पे कितने सर्च इंजन हैं जो आपको इंस्टेंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराते हैं। आज आप गूगल पे छोटी सी को सर्च डालिए, आपको उसके ऊपर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल होगी। जब हम लोग पढ़ते थे, पढ़ाते थे, या नौकरी के शुरू के दिनों में ये साधन हमें अवेलेबल नहीं थे। ये चीजें अवेलेबल जो उस टाइम जो है हमें मुहैया नहीं थी, उसके बिना भी हमने काम किया, गुजारा किया। लेकिन आज जब हम साधन संपन्न हो गए हैं, हमारे पास ज्ञान का भंडार और ज्ञान के सोर्सेस, उसको ग्रहण करने की जो प्रणाली है वो इतनी आसान हो गई है। तो हमें अपने आप को उदाहरण देना चाहूंगा कि हमारे जो काबिल पटवारी हैं, those who are well equipped in the process of revenue law and revenue proceedings, those who know how to maintain the revenue record, land record, and how its updation is done, and how
दिस द डॉक्यूमेंट्स आर इंटरप्रेटेड। जो लोग इतने काबिल और ज्ञानी हैं वो रिटायर होने के बाद भी 2-3 लाख रुपए पर मंथ की नौकरी प्राइवेट कॉलोनाइजर्स पास करते हैं, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस, उनका ज्ञान और उनकी जो काम की जो मैच्योरिटी है वो उनकी असेट है। तो हमें ज्ञानवान होना चाहिए। और कहते हैं कि नॉलेज जो है, ज्ञान अपने आप में एक शक्ति है। नॉलेज इज पावर। जब आप ज्ञानवान होते हैं तो ज्ञानवान होने के साथ जो है आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मविश्वास जो है वो आपके व्यक्तित्व को परिवर्तित करता है। तो ज्ञान जो है वो आपके व्यक्तित्व निर्माण का एक साधन बनता है। और मेरा जिंदगी का एक्सपीरियंस ये कहता है कि कहते हैं कि मनी मेक्स द मेयर गो। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि अगर ज्ञान है आप में तो आप ज्ञान से बहुत सारी चीजों को चला सकते हैं। इट इज नॉट द मनी, इट इज द माइंड जो ज्यादा यूजफुल है। हमारे पास अगर हम लोग ज्ञानवान हैं, हमारे पास आत्मविश्वास है, तो जो विकट से विकट परिस्थिति जो है उसका भी सामना करेंगे। तो आपको ज्ञानवान होना चाहिए, बुक्स पढ़नी चाहिए। किताब जो है वो एक बहुत अच्छा फ्रेंड, आपका दोस्त है। लाइब्रेरी जो है वो आपके लिए दोस्तों की एक बहुत बड़ी मंडली है। किताबें आप जितनी पढ़ेंगे, पुस्तक पढ़ेंगे, कई बार सोचा जाता है कि अब जिंदगी में हमने बहुत कुछ कर लिया, बहुत कुछ पढ़ लिया, अब और ज्ञान की जरूरत भी क्या है। हमने PhD कर ली, M.Ed कर ली, प्रिंसिपल बन गए, अब इससे ज्यादा ज्ञान की जरूरत क्या है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। अभी कल या परसों में एक आर्टिकल पढ़ रहा था, एक सीनियर पुलिस ऑफिसर का लिखा हुआ, जो वन हु रिटायर्ड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो वो लिखता है कि जब मैं SP था तो लुधियाना में प्राइम मिनिस्टर ने आना था, और उस टाइम के DGP मिस्टर गिल, जो टेररिज्म में जिन्होंने पंजाब की पुलिस को लीड किया था, तो वो मौके का निरीक्षण के लिए आए हुए थे, तैयारियां देखने आए हुए थे। तो जब वो चल रहे थे तो उनके पास एक बुक थी। तो वो कहते कि जो SP कहते, मैंने अपने और कुलीग को कहा कि पुलिस और किताबों का क्या रिश्ता, और DGP को किताबें पढ़ने की क्या जरूरत है। तो ये बात DGP गिल के कानों में पड़ी। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, उन्होंने कहा कि वन हु रीड्स ही इज दैट लीड्स। जो पढ़ता है वही आगे चलता है। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल है, जो प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपके सामने दे रहा हूँ। तो आप अपने आप को ज्ञानवान बनाइए। जितना ज्ञान आप अर्जित कर सकते हैं, आप अपने स्टाफ में भी देखेंगे। अगर आपका कोई सबॉर्डिनेट वो काबिल है, आपके लिए वो बहुत जरूरी है, तो हम लोग उसके दाज नखरे भी सह लेते हैं, लेट आना भी उसका सह लेते हैं। वो बार बार आपको नमस्ते नहीं करता, उतना कर्टियस नहीं है, कॉर्डियल नहीं है, हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि उसको काम आता है, हमारा उसके बिना गुजारा नहीं होता। तो आप अपने आप को ज्ञानवान बनाइए। अपने विभाग के बारे में, जो आपकी कार्य प्रणाली है, आपके विभाग के जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, उनके बारे में अपने आप को अच्छी तरह अवगत कराइए। आपकी सर्विसेज से रिलेटेड क्या रूल्स रेगुलेशन है, डिसिप्लिन प्रोसीडिंग्स क्या है, वो हमें उसका ज्ञान जरूर होना चाहिए। एक बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग गजटेड पोस्ट पे होते हुए भी हम अपना TA फॉर्म नहीं भर सकते। पेंशन का केस तो बनाना दूर की बात है, हम अपनी छुट्टियां कैलकुलेट नहीं कर सकते। एक 10वीं पास या 12वीं पास जो एक क्लर्क है या हमारे दफ्तर का असिस्टेंट है, वो सारा काम जानता है। हम कंप्यूटर से भी नहीं, हमें कंप्यूटर से डर लगता है। लेकिन एक 10वीं या +2 पास लड़का जो है वो एक अच्छे ऑपरेटर की तरह काम करता है। वो सारी जो कंप्यूटर की फीचर्स हैं उनको जानता है, स्मार्टफोन को हैंडल कर सकते हैं और चीज़ों को देख सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हमें ज्ञानवान होना चाहिए। एक हमारे में व्यग्रता होनी चाहिए, ज्ञान प्राप्त करने की एक उत्सुकता होनी चाहिए, अपने आप को आगे ले जाने की। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगा
कि जब भी आपने किसी चीज को, कोई प्रोग्राम जो है, कोई चीज को प्रोग्राम करना हो, कोई चीज ऑर्गेनाइज करनी हो, कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है, कोई सेमिनार ऑर्गेनाइज करना है, या स्कूल की किसी भी एक्टिविटी को आपने ऑर्गेनाइज करना है, तो आप उसकी प्लानिंग खुद करिए। आप उसको खुद अपने आप उसके साथ एसोसिएट हुए। डोंट डिपेंड अपॉन योर सबॉर्डिनेट्स, क्योंकि सबॉर्डिनेट जितना आईक्यू है उसका, जितना तो ज्ञान का धनी है, वो चीजों को उसी ढंग से ऑर्गेनाइज करेगा। लेकिन अगर आप अपने यहाँ उसके साथ इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, एक्टिव एसोसिएशन रखते हैं, समय समय पर अपने स्टाफ को, उन लोगों को गाइड करते हैं, तो आप सर्टनली इस स्थिति में होंगे कि जो काम आपका होगा उसकी आउटपुट बेटर होगी। जब हम डिपेंड करते हैं सबॉर्डिनेट्स पे, खुद अपने आप को साथ एसोसिएट नहीं करते, चीजें आपको खुद प्लान करने की, खुद चीज को समझने की, और अच्छी तरह जब तक आप किसी चीज को समझते नहीं तो हो सकता है कि आप लोग कामयाब ना हो। तो हमें एक पर्सनल इन्वॉल्वमेंट करनी चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहूँगा। वैसे तो मेरा कैरियर काफ़ी लंबा रहा है। 15 साल के करीब मुझे एसटीएम रहने का मौका मिला, 2 जिलों का डिप्टी कमिश्नर रहने का मौका मिला, हिसार का कमिश्नर रहने का मौका मिला, और गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा में 5 साल तक लगातार मुझे स्पेशल सेक्रेटरी होम रहने का मौका मिला। फील्ड में भी मैं एडमिनिस्ट्रेटर हुड्डा भी रहा, कमिश्नर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन फरीदाबाद भी रहा, और मेवाड़ डेवलपमेंट बोर्ड का भी सीईओ रहा, HIRD का डायरेक्टर भी रहा। तो इन सारी जो सर्विस का जो फेजेस है उनसे गुजरने के बाद तो मैंने महसूस किया है कि आप जब तक खुद किसी चीज के साथ पर्सनली एसोसिएट नहीं होते, प्रोसेस को खुद समझने की कोशिश नहीं करते, आप कामयाब नहीं होते। मुझे 87 में हरियाणा एजुकेशन बोर्ड का सेक्रेटरी लगाया गया। वो समय था जब कंप्यूटराइज जो है वो सिस्टम को करने की बोर्ड ने कोशिश की थी, और पहला मेडन एक्सपीरियंस था जो बुरी तरह नाकामयाब हुआ था। तकरीबन 20,000 लोगों का रिजल्ट जो है वो ठीक ढंग से तैयार नहीं हुआ था। फेल लोग पास हो गए थे, पास थे वो फेल हो गए थे, फर्स्ट डिवीजन जो है सेकंड में थे, और सेकंड डिवीजनर जो टॉपर हो गए थे। एक ऐसा रिकॉर्ड का एक मैस हो गया था उस प्रेपरेशन ऑफ रिजल्ट का। तो 20,000 के करीब मॉब जो है वो बोर्ड की बिल्डिंग को घेरे हुआ था। पुलिस जो है सम्मन की हुई थी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। उन परिस्थितियों में आई लैंडेड इन द एजुकेशन बोर्ड। लेकिन अपने आप मेहनत से हमने 1 हफ्ते में उस रिजल्ट को दोबारा बनाया, कंप्यूटर से और मैनुअली भी, दोनों को आपस में क्रॉस चेक करने के बाद रिजल्ट को आउट किया। जो सर्टिफिकेट से वो लोगों को उनके घर तक पहुंचाए। लेकिन इस काम को करने के लिए मैं तो एसटीएम फतेहाबाद था। मैजिस्ट्रेसी करने वाले आदमी को शायद एक एजुकेशन वर्ल्ड की जो चीजें हैं उसका उतना ज्ञान ना हो, लेकिन क्योंकि लगन के साथ, एक निष्ठा के साथ मुझे कामयाब होना था, और जिस भी परिस्थिति में मुझे लगाया था मुझे अपनी वैल्यू और वर्थ साबित करनी थी, तो मुझे प्रोसेस के साथ अच्छी ढंग से एक्यूटली और क्लोजली मुझे एसोसिएट होना पड़ा। और मैं थोड़ा सा फख्र के साथ भी कह सकता हूँ कि 1 या 1.5 महीने में मैंने 5 अगस्त को ज्वाइन किया था, और सितंबर में सप्लीमेंट्री एग्जाम होना था। जब तक सप्लीमेंट्री एग्जाम होना था तो मुझे एडमिशन से लेकर सर्टिफिकेशन तक की जो प्रक्रिया थी, चाहे वो एडमिशन फॉर्म कलेक्ट कर दें, जो कैंडिडेट्स हैं उनकी एलिजिबिलिटी डिटरमिन करना, रोल नंबर उनके इश्यू करना, सेंटर बनाना, एग्जामिनेशन कंडक्ट करने की तैयारी करना, उनके रिजल्ट निकालना और गजट नोटिफिकेशन करना, ये सारी जो प्रक्रिया थी, मैं इतना उससे परिचित हो गया था कि वो लोग जो पंजाब यूनिवर्सिटी में क्लर्क थे और जब एजुकेशन बोर्ड बना तो वो लोग डेपुटेशन पे आए या कुछ यहीं आके को असिमिलेट हो गए। तो वो लोगों का जिनका 20-25 साल का एक्सपीरियंस था, वो लोग भी ये जान के हैरान होते थे
कि हमने जितना 25 साल में सीखा है आपने 25 दिन में कैसे सीख लिया। मैं आपको एक और इंस्टांस देना चाहता हूं कि उस टाइम जो है चौधरी देवीलाल जो है चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। उनको उस टाइम के चेयरमैन ने ये बताया कि गांव के जो बच्चे हैं वो, क्योंकि जो स्कूल गांव में होते हैं वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, वो सुविधाएं नहीं होती, स्टाफ की भी कमी होती है, मैथ या साइंस के टीचर तो अवेलेबल ही नहीं होते। तो इस कारण से उनका जो है शहरी बच्चों के साथ कोई कंपैरिजन नहीं होता। शहर के बच्चे जो हैं पेरेंट्स भी पढ़े लिखे होते हैं, ट्यूशन की भी व्यवस्था होती है, स्कूल प्राइवेट और सरकारी स्कूल भी बेटर इक्विप्ड होते हैं रूरल एरिया की बजाय। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि जो शहरी बच्चे होते हैं वो एडवांटेजियस स्टेज में होते हैं, तो गांव के बच्चे जो है उस पेपर को सॉल्व नहीं कर पाते और बल्कि वो पास ही। तो उसके लिए सोचा क्या गया कि क्वेश्चन पेपर इस ढंग का बनाया जाए कि ताकि कुछ हिस्सा उसका आसान हो, ताकि जो एवरेज स्टूडेंट है वो भी पास होने के काबिल हो सके, और अगर मेरिट में आना है, स्कॉलरशिप लेना है, तो उसके लिए कुछ हिस्सा क्वेश्चन पेपर का इतना डिफिकल्ट बनाया जाए ताकि वही लोग जो असली पात्र हैं, असली जो है उसके हकदार हैं, वही उस स्टेज तक पहुंच पाए। तो तभी पेपर सेटर्स की एक कॉन्फ्रेंस की गई और मुझे मौका मिला पेपर सेटर्स को एड्रेस करने का। तो मैंने ये सारी बात उनको उल्लेख की कि पेपर किस तरह बनना चाहिए। तो मैंने इंग्लिश का पेपर उनको बना के भी चार्ट्स के ढंग से बनाया, इस तरह का क्वेश्चन जो है ये लेवल जो गांव के बच्चों को सूट कर सकता है, ये शहरी बच्चों को, ये और जो है बेटर आईक्यू वालों को। तो मैंने तकरीबन कोई 50 मिनट के करीब जो है उस सारे प्रोसेस को, जो बोर्ड की अपेक्षाएं थी, जो कुछ हम चाहते थे, उसको मैंने इलस्ट्रेट किया। तो तब जो है वहाँ डीएन कॉलेज हिसार जो था, वहाँ के प्रिंसिपल थे मिस्टर आर्य, जो बाद में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार के वाइस चांसलर भी बने। वो जैसे लंच का टाइम हुआ तो मेरे ऑफिस में आए, तो मेरे से वो पूछने लगे कि सर आप किस कॉलेज में प्रिंसिपल रहे हैं, आपका कौन सा सब्जेक्ट था। तो मैंने बताया कि मैं आई एम नॉट फ्रॉम द एजुकेशन वर्ल्ड, मैं कभी प्रिंसिपल नहीं रहा, मैं तो कुछ देर टीचिंग मैंने जरूर की है, लेकिन मैं एजुकेशन विभाग से नहीं हूँ, मैं बेसिकली सिविल सर्वेंट, और सेक्रेटरी की पोस्ट जो है वो एक HAS ऑफिसर उस टाइम जो है मैन करता था, जो मेरे बाद IAS की अपग्रेड हो गई थी। तो वो कहने लगे सर मैं हैरान हूं कि जिस ढंग से आपने हमें जो है इस टॉपिक पे हमारे से बात की, इंटरेक्शन किया, जिस कॉन्फिडेंस और जिस ज्ञान के साथ, तो ये मुश्किल है ये विश्वास करना कि आप एक ब्यूरोक्रेट है, या आप में वो एक एजुकेशन की जो बैकग्राउंड जो होनी चाहिए थी वो आप में विद्यमान है। तो ये मेरे लिए एक ट्रिब्यूट थी, मेरी काबिलियत को या मेरी लगन को, जिस लगन से मैंने काम को सीखा था। तो वहाँ रहते मैंने बहुत सारे स्टेप्स इम्प्रूवमेंट के लिए, और इतना सिस्टम को खुद गाइड किया, खुद गवर्नाइज किया और इस ढंग से ऑर्गेनाइज किया। एक मौका ऐसा था कि मैडम किरण अग्रवाल जो एजुकेशन सेक्रेटरी होते थे, उन्होंने मुझे कहा कि हम 2 फरवरी को मिडिल क्लास जो उसका स्टैंडर्ड का एग्जाम है वो शुरू करते हैं 2 फरवरी को, तो क्या इसका रिजल्ट जो है 31 मार्च तक निकाल पाएंगे। तो मैंने कहा आप बताइए मैडम, आप 31 मार्च कह रहे हैं, आप 20 मार्च को कहें तो मैं 20 मार्च को भी तैयार कर देता हूँ। उन्होंने कहा देखो ऐसा है, आई डोंट वांट कि यू शुड रश थ्रू, फिर उसमें कोई गलतियां हों, इरेगुलरिटीज हों, RLI MLI और जो UMC केसेस रहें, तो बजट में फिर बहुत कई बार होता है कि काफी ज्यादा कमियां रह जाती हैं। तो आपको मैं एक बड़े विश्वास के साथ बताता हूँ कि हमने रिजल्ट 25 मार्च को प्रिंट करा लिया था गजट, और उस गजट में ना कोई ML था, ना RL था, ना कोई UMC, पूरे का पूरा जो था या पास थे या फेल थे, या कोई डिस्क्वालीफाई हुआ होगा तो डिस्क्वालीफाई थे।
मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप काम में कोई परफेक्शन लाना चाहते हैं, कहते हैं कि अगर स्वर्ग देखना तो खुद मरना पड़ता है। आंखों देखा हाल जो है आप लोग रिमोट कंट्रोल से नहीं देख सकते। अगर आपने कोई स्थिति को देखना है तो उसके लिए खुद उस रास्ते से चलना पड़ता है। आप अपनी टीम को तभी लीड कर पाएंगे जब आप चीजों को खुद ऑर्गेनाइज करेंगे, एक खुद अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं। तीसरी चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो आपकी टीम है, आप उनकी काबिलियत, उनकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी पहचानने की कोशिश करें। कोई भी आदमी निर्गुण नहीं होता, निकम्मा नहीं होता, बिना किसी काम के नहीं, ऐसा कोई आदमी नहीं होता जो बिन वर्थलेस हो, बिल्कुल यूजलेस हो, ऐसा कोई नहीं होता। और सरकारी नौकरी में जो लोग आते हैं वो अब एवरेज होते हैं, काबिल लोग होते हैं हम। और लेकिन सवाल ये है कि किस आदमी की किस दक्षता किस क्षेत्र में है, काबिलियत जो है उनकी कहाँ ज्यादा है, कौन सी चीज जिसको वो ज्यादा खुशी से और पसंद के साथ और लगन के साथ करना चाहेंगे, ज्यादा जोश के साथ करना चाहेंगे, वो कौन सा एरिया और अरेना है, ये ढूंढना और डिटरमिन करना जो टीम का लीडर होता है, जो मुखिया होता है या हेड होता है या आपके रूप में जो प्रिंसिपल होता है, उसका है। आप देखते हैं कि कुछ टीचर्स का हैंडराइटिंग बहुत अच्छा होता है, आप उनको चार्ट बनाने के लिए और जो चीजें है ऑडियो विजुअल एड बनाने के लिए कोई लिखा जैसा है पेंटिंग का और का, आप उनकी सेवाएं उसके लिए ले सकते हैं, जिसको वो खुशी से करेंगे क्योंकि ये उनकी हॉबी है, उनकी आदत का हिस्सा है। कुछ लोगों को आप देखते हैं सफाई का शौक होता है, मिनिया होता है कई लोगों को, अपने घर में बहुत सफाई के वो जो है कॉन्शियस होते हैं। आप उनको स्कूल की सफाई का इंचार्ज बनाइए, आपका बर्डन हल्का होगा और वो आदमी आपको अपने आप जुड़ा हुआ एक एसोसिएटेड महसूस करेगा और वो काम की क्वालिटी आपसे शायद बेटर दे पाएगा उस एरिया में। इसी तरह कोई हो सकता है जिसको भाषण देने का शौक हो, आप उसको सवेरे मॉर्निंग असेंबली में लगाइए, जो करंट न्यूज है उनके बारे में बताए, बच्चों को मोरालिटी और एथिक्स के बारे में बताए, या और जो चीज आप इंफॉर्मेशन बच्चों तक पहुंचाना चाहते हैं उसके माध्यम से आप पहुंचाइए। तो ट्राई टू एसोसिएट एवरीवन बाय रिकॉग्नाइज देयर टैलेंट एंड स्पेशलिटी इन अ पर्टिकुलर एरिया। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनमें बहुत सारी क्वालिटीज होंगी, लेकिन ना तो हम उनको जानने की कोशिश करते हैं, ना उसकी उस कैपेबिलिटी और कैपेसिटी को यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो जरूरत एक लीडर के लिए, हेड के लिए ये है कि वो अपने टीम के साथ जुड़े, उनको अंडरस्टैंड करें, उनकी शॉर्टकमिंग्स, उनकी क्वालिटीज, उनकी खासियत उसको समझने की कोशिश करिए। एज ए हेड मैं आपको एक राय दूंगा, नेवर असाइन एनी इंपॉर्टेंट वर्क टू एन इररिस्पॉन्सिबल पर्सन। आप यू हैव टू ईट हम्बल पाई। अगर आप वो काम उसके जुम्मे लगा देंगे जो करने के काबिल नहीं है, तो उसकी काबिलियत पहचानना आपकी एक खासियत होना चाहिए। आप 10 मिनट किसी के साथ बात करें, आप ऐसी स्थिति में हो कि आप जान सके कि ये आदमी कितने पानी में है। एज ए हेड, एज ए इंचार्ज और सुपरवाइजरी ऑफिसर, तो आप में ये काबिलियत होनी चाहिए। आपके पास स्टाफ आएगा, बदलेगा, नए लोग आएंगे, लेकिन जल्दी से उनको समझ लेना और उनके काबिलियत के मुताबिक उनको काम पे लगा देना ही आपकी खासियत है। तो इस क्वालिटी को अपने आप में इनकलकेट कीजिए। उसके लिए थोड़ी एक्सरसाइज की जरूरत है, थोड़ी लगन की जरूरत है और एक एम्पैथी की, एक सिंपैथी की जरूरत है। और जब आप अपने सबऑर्डिनेट्स की जो टीम है आपके पास, उनके साथ अच्छी तरह जुड़ जाते हैं, वो आपके साथ जो है कोऑपरेट करने में, आपको मदद करने में और आपके जो भी आपका एक ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने में पूरी तरह मददगार होते हैं। चौथी चीज मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि वी हैव टू फाइट विद द आर्मी प्रोवाइडेड। जैसा स्टाफ आपको मिला आपने उसके साथ काम चलाना है। यू कांट बी चूजी अबाउट योर सबऑर्डिनेट्स एंड द सुपीरियर्स। ऐसा कभी नहीं सोच सकते कि आपको अपनी चॉइस की अच्छे अच्छे टीचर मिल जाए, अच्छा क्लर्क मिल जाए, सारा कुछ अच्छा अच्छा मिल जाए, ऐसा हो नहीं सकता। जो लोग जैसे भी हैं आपको उनसे काम चलाना है।
कैसे काम चलाना है, यही आपकी काबिलियत की परीक्षा है। या आपने हर आदमी को किस तरह अपने प्रोसेस के साथ, अपनी टीम के साथ जोड़ना है, ये आपको सोचना और समझना है। कहा जाता है कि नेपोलियन बोनापार्ट कहा करते थे कि यू गिव मी एन आर्मी ऑफ 10,000 सोल्जर्स ऑफ माई चॉइस, आई विल कंकर द होल ऑफ द वर्ल्ड। कि 10,000 सिपाही मुझे मेरी चॉइस का दे दो, मैं सारी दुनिया पे कब्जा कर लूंगा। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि मुझे 100 आदमी मेरी सोच का दे दो, मैं हिंदुस्तान की तस्वीर बदल दूंगा। तो ना 100 आदमी उनकी सोच के मिलते हैं, ना चॉइस के सोल्जर जो है 10,000 नेपोलियन को मिलते हैं। तो हमें खुद ही नेपोलियन बनना है, खुद ही विवेकानंद बनना है। जितने लोग हमारे पास हैं हमने उन्हीं से काम चलाना है और बढ़िया से बढ़िया करके दिखाना है। ये एक हमारा जो है एक टीम लीडर के नाते उत्तरदायित्व है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि यू आर टू वर्क एज ए टीम लीडर। आप परिवार के मुखिया हैं, आप दुख सुख के भी साझीदार बने अपने स्टाफ के। आप किसी की दुख तकलीफ में उसका भागीदार साझीदार बन के देखिए, फिर उसकी लगन का आप पैमाना देखिए। तो आपको टीम जो लीडर होने के नाते, आपको एक मुखिया होने के नाते एक परिवार का जो मुखिया की तरह आपको एक काम करना है। और सबसे बड़ी चीज ये होती है कि एक लीडर की परिभाषा क्या है। लीडर क्या है कि वन हु नोज द वे, वन हु गोज द वे एंड वन हु शोज द वे। कि वो आदमी जिसको पहले रास्ता पता हो और खुद उस रास्ते पे चलता भी हो और फिर लोगों को वो रास्ता दिखा भी सकता हो। ये एक लीडर की क्वालिटी है। तो आपको एक सही शब्दों में एक लीडर बनना है, टीम लीडर। आप कितना भी काबिल हो, अकेले आप कामयाब नहीं हो सकते। आपको सहयोग, आपके स्टाफ की कोऑपरेशन आपको जरूरी। आप अच्छा रिजल्ट तब तक नहीं ला सकते जब तक सभी टीचर अच्छी लगन के साथ पढ़ाएं। आप स्कूल को सुंदर नहीं बना सकते जब तक आपके पास सभी की कोऑपरेशन ना हो। तो ये चीजें अटेन करने के लिए आपको खुद अपने आप को बदलना होगा, अपने आप को तैयार करना होगा। जो तब्दीली या जो परिवर्तन आपको अपने व्यवहार में, कार्य प्रणाली में, अपने व्यक्तित्व में, अपनी सोच में जो लाना है वो बहुत जरूरी है। नेक्स्ट जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमें अपनी सोच को पॉजिटिव बनाना जरूरी है। आप देखते हैं कि आज की दुनिया में अगर आप इधर उधर या किधर भी देखें, आपको नेगेटिविटी का, एक निगेशन का आपको एक बहुत बड़ा एनवायरनमेंट नजर आता है। पीपल आर नेगेटिव इन देयर माइंड। लोगों की जो सोच है वो इस तरह की है कि कोई भी आदमी किसी की भलाई देख के खुश नहीं होता, किसी का नुकसान देख के जरूर खुश होता है। हरियाणा में कहावत मशहूर है कि चाहे हमारी दीवार गिर जाए लेकिन पड़ोसी की भैंस बन जाए। हम लोग आज अभाव से दुखी नहीं हैं, हम लोगों के प्रभाव से दुखी हैं कि पड़ोसी के पास सुंदर कार क्यों है, महंगी कार क्यों है। हमें इस चीज की तकलीफ है। काम तो हमारा चल रहा है, जैसी भी कार हमारे पास है हम उससे काम चल रहा है, लेकिन हम अभाव से दुखी नहीं हैं, दूसरे के प्रभाव से दुखी हैं। तो हमें सोच बदलनी होगी। मैं सेक्रेटरिएट में 5 साल रहा हूं। मैं कई बार देखता था कि किसी का नुकसान करना है तो लोग बड़े ही एक्टिव होते थे। किसी के फायदे की बात सोचनी होती। अगर किसी को कहो कि एक एप्रिसिएशन लेटर देना है, इसको अच्छा सा ड्राफ्ट करके लाओ। सर मुझे तो इतना लिखना ही नहीं आता, ना मेरी इंग्लिश अच्छी है, आपसे बेटर कौन लिख सकता है। लेकिन अगर आप ये कहो कि इसको सस्पेंड करना है, उसकी चार्जशीट बना के लाओ या उसकी बैकग्राउंड बना के लाओ, वो एक आदमी 2 जैसा काम करता है। उसका दिमाग आप ऐसा ड्राफ्ट बनाएगा, आप उसमें कभी ढूंढ के दिखा दो और कोई इंप्रूवमेंट करके दिखा दो। तो मेरा कहने का मतलब कि जो नेगेटिविटी है ना, दैट नीडेड टू बी शेड ऑफ। मैं एजुकेशन बोर्ड की एक बात आपको बताता हूँ कि हमारे पास कुछ रिटायरमेंट होने से कुछ वैकेंसीज हो गई हायर लेवल पे, असिस्टेंट सेक्रेटरी लेवल पे। अब 3-4 लोग प्रमोट होने थे। जब 3-4 लोग असिस्टेंट सेक्रेटरी प्रमोट होंगे तो सुप्रेंट की भी वैकेंसी हो जाएगी, फिर सुप्रेंट प्रमोट होंगे, डिप्टी भी होंगे, असिस्टेंट भी होंगे,
क्लर्क भी होंगे और पीएन से भी क्लर्क बनेंगे। तो एक चेन चलती है। तो आपको एकदम जब 25-30 लोगों को दिवाली का टाइम था, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना लोगों को एक खुशी का संदेश इस त्योहार के मौके पे मिले। तो मैंने कंसर्न लोगों को बुलाया कि ये जो प्रमोशंस है हमने दिवाली से पहले कर दिए। पहले तो जो हमारा एस्टेब्लिशमेंट को डील करता था उसने कहा सर ये दिवाली को पहली बार आ रही है, इतनी क्या जल्दी है, कल को गलती हो जाएगी तो फिर। तो मैंने उनको कहा कि ऐसा है कि दिवाली मेरे टाइम में तो पहली बार ही आ रही है और इस दिवाली पे के मौके पर हम इस काम को जरूर पूरा करेंगे। फिर दूसरे सज्जन आए कि ये कहीं उनके लिए ACR नहीं है, रिकॉर्ड पूरा नहीं है। तो कौन सा रिकॉर्ड हमने चंडीगढ़ से मंगवाना है, यहीं तो ACR लिखने वाले भी यही हैं, आप रिकॉर्ड पूरा कराओ। फिर एक सज्जन आए कि जी गलती हो गई, कोर्ट केस बन जाता है तो फिर वहां तरीके हैं जब भुगतनी पड़ती हैं। तो मैंने कहा उसका भी इंतजाम है। जो कोर्ट केस वाले को केसेस हम 1-2 वैकेंसी खाली रख लेंगे, अगर उनका हक बना तो उनको दे देंगे, नहीं तो फिर इसको भर लेंगे। तो हम लोग एक बार टेंटेटिव लिस्ट बना के नोटिफाई करते हैं कि हम इन लोगों को प्रमोट करना चाहते हैं, तो लोगों से ऑब्जेक्शन भी इनवाइट कर लेंगे। अगर ऑब्जेक्शन उनका वैलिड हुआ तो उनकी बात मान लेंगे, अगर इनवैलिड हुआ तो उसको रिजेक्ट कर देंगे बाय पासिंग स्पीकिंग ऑर्डर। तो बड़ी मुश्किल से मुझे उनको कन्विंस कराना पड़ा। अल्टीमेटली मुझे एक लालच भी देना पड़ा कि आपको ओवर टाइम मिलेगा, इस रिकॉर्ड को पूरा करो। जब हमने प्रमोशन की लिस्ट जारी की उस दिन शाम को हमें 7-7:30 बज गए थे। आप देखते हैं अक्टूबर में दिवाली के आसपास दिन जल्दी छिप जाता है तो रात ही हो जाती है, और उन दिनों में कंप्यूटर नहीं होते थे, स्टेंसिल कटता था। तो वो गीला गीला ही स्टेंसिल जो है, जो उसके प्रिंट निकाले उसमें कॉपियां, वो लेके गीले गीले ही नीचे जैसे हम लोग गए और उनको सर्व करने के लिए। तो जैसे मेरा, क्योंकि हाउस वहीं था, उसी प्रेमिसेस में मिला हुआ था, तो जैसे मैं नीचे आया तो मैंने देखा कि वहां कम से कम जो है 50 परिवार बाहर लॉन में बैठा हुआ इस इंतजार में था कि कब ऑर्डर इश्यू। जैसे ऑर्डर्स की कॉपी उनके हाथ में लगी, उन्होंने पटाखे आतिशबाजियां, मैंने इतनी खुशी लोगों को दिवाली पे मनाते हुए जिंदगी में पहली बार देखा था। अभी दिवाली में 2 दिन बाकी थे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर हम किसी को प्रमोशन देनी है, किसी को खुश करना है, तो हम लोग संकोची होते हैं, हाथ खींच के चलते हैं। तो आप इस तरह की एक सोच, पॉजिटिव सोच बनाइए, हम लोगों की भलाई के बारे में सोचें। बुराई तो करने और सोचने वाले बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन अच्छा सोचने वाले लोग आपको कम मिलेंगे। तो आप इस तरह की एक सोच में, हमें अपनी जो सोच है उसमें परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। हम लोग सुखी रह सकते हैं बशर्ते कि हमारी सोच पॉजिटिव हो। हम दुखी ही इसलिए हैं कि हम लोग, अगर आप दुनिया का देखो तो हमारे 90% जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो लोगों को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए इसमें खर्च होते हैं। आज भी अगर आप दुनिया में देखो, एजुकेशन के ऊपर मुश्किल से 6 या 7% टोटल जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसका खर्च हो रहा है, 6 या 7%। लेकिन लड़ाई पे, वारफेयर पे, आर्मामेंट्स पे और लड़ाई की, युद्ध की तैयारी करने में हमारी बहुत बड़ी अमाउंट खर्च होती है। तो ऐसा ही जिंदगी में है, हम अपने शरीर के जो भी चीजें हैं, जो हमारी एनर्जीज हैं, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, चाहे मेंटल हैं चाहे फिजिकल हैं, हम उनको पॉजिटिव कामों में यूटिलाइज करें। आप अगर नेगेटिविटी शट ऑफ कर दें और इस तरह का एनवायरनमेंट अगर बना लें तो आपका जीवन सुगम होगा, आपको ज्यादा जिंदगी जीने में आसानी होगी और आप अपनी एनर्जी को उस काम में लगा सकोगे जो आपको प्रसिद्धि दिला सकती है, आपको इज्जत दिला सकती है, आपको सोसाइटी में सम्मान और स्टेटस दिला सकती है। तो जरूरत इस चीज की है कि आप एज टीम लीडर इस तरह का एनवायरनमेंट इनकलकेट करने की जनरेशन। तो मेरा आपसे जो अनुरोध है कि आप अपने आप को परिवर्तित करिए, तब्दीली करिए।
तभी आप टीम लीडर की तरह जो है वो कामयाब हो सके। एक बात मैं आपको और कहना चाहूंगा वो ये कि मेक योर सेल्फ कंप्यूटर सेवी। आज जमाना बदल गया है और छोटा सा बच्चा 2 साल का बच्चा जो है वो एक स्मार्टफोन को हैंडल कर लेता है, उसके फीचर्स को समझता है। लेकिन हम लोग जो है कई बार इस स्टेज पे आके कंप्यूटर से डरते हैं कि शायद कंप्यूटर में करंट आता है। तो हमें अपने आप को कंप्यूटर से भी बनाना होगा इस बदलती हुई दुनिया में। जब टेक्नोलॉजी बदल रही है, जमाना बदल रहा है और हमने आने वाली जनरेशन जो है जो कंप्यूटर से भी होगी। हम आने वाले टाइम में सिटीजन्स को नहीं डील करना, हमने नेटिजन्स को डील करना है। जो 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 पीढ़ी आने वाली है वो उस तरह की ज्ञानवान पीढ़ी आएगी जिसको हमें फेस करना है। तो हमें अपने आप को उनसे डील करने के लिए, उनको एजुकेट करने के लिए, उनका मार्गदर्शन करने के लिए अपने आप को भी अपडेट करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा, अपने आप में भी तब्दीली लानी पड़ेगी। जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है आपको अपना उसके साथ अपने आप को परिचित करना होगा। तो ये तब्दीलियां आप अगर अपने आप में ला पाएंगे तो मैं समझता हूं कि आप जो है कामयाबी का जो मार्ग है उस पर अग्रसर होंगे। मेरे पास अपनी जिंदगी में आपको बताने के उदाहरण बहुत हैं, लेकिन मैं बहुत लंबी बात ना करते हुए लास्ट पॉइंट जो आपको बताना चाहूंगा वो ये कि वी नीड टू बी ह्यूमन। हमें एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश भी करना चाहिए अपार्ट फ्रॉम बीइंग ए गुड गवर्नमेंट ऑफिसर। हमारे में इस तरह की काबिलियत होनी चाहिए, हमारे में इस तरह का गुण होना चाहिए कि हम किसी दुखी कोई आदमी जो तकलीफ में है उसके प्रति हमदर्दी कर सके, एम्पैथी कर सके। इतना का हमारे में पेशेंस होना चाहिए कि हम जो भी आदमी आपके पास आता है उसकी बात सुने और अगर कोई समस्या है उसकी तो उसको समझने की, उसका हल ढूंढने की कोशिश करें। हो सकता है कि हमारे पास हर समस्या का हल ना हो, लेकिन अगर आप किसी बात को धीरे से ध्यान से सुन लेते हैं तो उसकी आधी समस्या हल हो जाती है। तो जो भी आपके पास आए, चाहे आपका स्टूडेंट आता है, आपका स्टाफ मेंबर आता है, पेरेंट्स में से कोई आता है, आपका कोई अधिकारी आता है, कोई आपका और कर्मचारी सबॉर्डिनेट आपके पास आता है, बी सिंपैथेटिक टू। आप उसकी बात को सुनने और समझने की अपने आप में धीरज रखिए। इतने अपने आप में काबिलियत, अपना गुण पैदा कीजिए कि आप उसकी बात को ध्यान से सुन सकें और जो कुछ आप उसकी मदद कर सकते हैं उसके लिए आप कोशिश करिए कि आप उसको प्रॉपर्ली गाइड करें, किस प्रकार से आप काम को बढ़ा सकते हैं। तो मैं इस अनुरोध के साथ, इस बात के साथ आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आपकी कोई क्वेरी हो, कोई आपका कोई सवाल हो जो आप मेरे से पूछना चाहें, तो मैं 2 या 3 मिनट आपको देता हूं। आप 2 या 3 मिनट में सोच के जो सवाल, जो बात आप मेरे से करना चाहें, कोई आपकी क्वेरी, कोई क्लैरिफिकेशन, कोई कंफ्यूजन आपका हो या कोई चीज ऐसा विषय हो जिसके ऊपर आप विशेष रूप से मेरा ओपिनियन चाहते हैं, मेरी गाइडेंस चाहते हैं, तो मैं उसके मान लो हमें इंक्वायरी ऑफिसर बना दिया जाता जी और जिसके खिलाफ हम इंक्वायरी कर रहे हैं तो क्या हमें यह अधिकार है कि हम उसके खिलाफ ये प्रपोजल दें कि इस व्यक्ति को ये सजा मिलनी चाहिए? नहीं, आपको ये हक नहीं है कि आप किसी तरह की पनिशमेंट सजेस्ट करें, क्योंकि जब आपको इंक्वायरी ऑफिसर बनाया जाता है तो आपकी ड्यूटी सिर्फ फैक्ट फाइंडिंग होती है। एक जो क्योंकि मैं विजिलेंस डिपार्टमेंट का भी इंक्वायरी ऑफिसर हूँ और मैंने पिछले कोई 6-7 साल में 500 के करीब इंक्वायरीज की है, जिसमें सीनियर ऑफिसर, डायरेक्टर जनरल हेल्थ, पुलिस के सीनियर ऑफिसर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, पीडब्ल्यूडी के, B&R के, एजुकेशन के, हायर एजुकेशन के, तो बहुत सारे मैंने। लेकिन एक बेसिक इंक्वायरी ऑफिसर की जो ड्यूटी, बेसिक ड्यूटी है वो ये है कि आपने फैक्ट फाइंड करने हैं। यू आर जस्ट टू रिपोर्ट द फैक्ट्स एंड यू जस्ट कि वेयर द पर्सन हैज बीन ऑन द रॉन्ग फुट, कहाँ उससे गलती हुई है और गलती का क्वांटम क्या है और गलती की करने की परिस्थितियां क्या है। मैं आपको छोटी सी चीज उसमें बताऊं कि कई बार क्या गलती जानबूझ के की जाती है, कई बार अनजाने में होती है,
कई बार अंडर प्रेशर होती है। तो अब ये आप ही जान सकते हैं कि वो गलती इंटेंशनल है। अगर आप लिखेंगे कि ये गलती इंटेंशनल है और रिपीटेडली की गई है तो वो ज्यादा सजा का पात्र बनेगा। तो आप सजा मतलब सजेस्ट तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन रास्ता जरूर बता रहे हैं सजा का, कि आपने कम देनी है या ज्यादा देनी है, क्योंकि आप परिस्थितियों से वाकफ, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आपके पास है। आप समझते हैं कि ये गलती किस कारण से हुई है और किन परिस्थितियों में हुई है। दूसरी बात उसमें साथ में क्या होता है कि हर आदमी जो आपके पास दोषी आता है वो जरूरी नहीं वो दोषी हो। मेरे पास कई केसेस ऐसे आए हैं जहाँ विजिलेंस डिपार्टमेंट ने एक इस तरह का रेड करके कोई पर्सनल भी कई बार होता है, तो उस मामले में उन लोगों को फंसाया गया। तो जब आप चीज को समझते हैं तो आप परिस्थितियों को अगर अच्छी तरह समझते हैं तो आपको उसी तरह के फैक्ट्स हाईलाइट करने हैं। इंक्वायरी जो है दैट इज ए सेमी जुडिशियल प्रोसेस। ये नहीं है कि ये सिर्फ कोई आपने इंक्वायरी की उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप इंक्वायरी ऑफिसर बाय अंडर द इंक्वायरी एक्ट अगर नोटिफाई किया जाता है और आप इंक्वायरी करते हैं, यू आर फुल्ली अथोराइज टू समन एनी काइंड ऑफ रिकॉर्ड, यू आर अथोराइज टू समन एनी पर्सन, कि अगर आपको सच्चाई की गहराई तक पहुंचना है उसके लिए जो रिकॉर्ड की जरूरत है, जिस पर्सन को सुनने की जरूरत है, आपको अधिकार है। और जो आपने फाइंडिंग दी है इट हैज गॉट ए जुडिशियल वैल्यू। ये नहीं है कि इंक्वायरी रिपोर्ट जो है सिर्फ बेकार है, ये बेकार की प्रोसीडिंग है, इट हैज गॉट लीगल वैल्यू। तो आप उस हिसाब से जब भी आप इंक्वायरी करें इम्पार्शली, विदाउट एनी प्रेजुडिस, विदाउट एनी फेवर और फियर, इन चीजों को देखिए। कई बार हमें हो सकता है कि हमें प्राइमा फेसिया को आदमी दोषी लगे या निर्दोष लगे, लेकिन जब आप परिस्थितियों की गहराई पे जाते हैं, रिकॉर्ड को अच्छी तरह समझते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में जितना अपनी नौकरी के दौरान सीखा उससे ज्यादा इंक्वायरी करने के दौरान सीखा। मैंने 10 डिपार्टमेंट में काम किया होगा, लेकिन जब मैं इंक्वायरी ऑफिसर लगा तो मुझे 50 डिपार्टमेंट्स के बारे में जानकारी मिली। मैं कभी, मेरी कोई साइंस की बैकग्राउंड नहीं रही है, लेकिन एक इंक्वायरी मैंने एक डॉक्टर के अगेंस्ट की थी, तो वहाँ वो हाई कोर्ट के सामने वो मामला चला गया। तो वहाँ उन्होंने ये दलील दी कि इसी चार्जशीट पे कोर्ट में भी केस पहनने गए। तो हमारी जो है अपील ये है कोर्ट से कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, इंक्वायरी ऑफिसर की रिपोर्ट पे कोई कार्रवाई ना की जाए। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि हम वो इंक्वायरी रिपोर्ट देखना चाहते हैं। इंक्वायरी रिपोर्ट पढ़ने के बाद उन्होंने एक सवाल ये पूछा डायरेक्टर जनरल हेल्थ से कि इज द इंक्वायरी ऑफिसर द डॉक्टर? उन्होंने कहा सर वैसे मुझे पक्का तो नहीं पता, लेकिन वो अपने नाम के साथ डॉक्टर लिखते नहीं। लेकिन कहता है जो रिपोर्ट है उनकी, उससे लगता है कि द जेंटलमैन हैज गॉट ए सफिशिएंट नॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस। तो हमें इस रिपोर्ट में कोई कमी नहीं लगती। तो हम लोग वी आर नॉट गोइंग टू रेस्ट्रेन the action to be taken by the government on the report. It is, we leave it to the liberty of the government. हाँ, गवर्नमेंट कोर्ट के फैसले के इंतजार करना चाहे तो गवर्नमेंट की मर्जी है, लेकिन हमें रिपोर्ट में कभी नजर नहीं आती। तो मैं मेडिकल साइंस का मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन क्या है कि मैंने उस केस को गहराई तक जाके देखा। जो उससे के साथ जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन थी मैंने उसको गूगल से ली। जो को बुक्स की भी जरूरत पड़ी, जो प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ी कि ऐसे केस में डॉक्टर को क्या मेडिकल प्रोटोकॉल निभाना चाहिए। तो मेरा आपसे कहने का मतलब ये है कि जब आप इंक्वायरी करें इम्पार्शली, गहराई के साथ करें, और अगर आपको उसका ज्ञान नहीं है तो उस ज्ञान को पूरा करिए और उसके बाद आप अपनी वर्डिक्ट दीजिए, क्योंकि आपके फाइंडिंग्स के ऊपर उसका कैरियर डिपेंड करता है। तो इस हिसाब से आप इंक्वायरी, आपने इंक्वायरी रिपोर्ट भेजी गवर्नमेंट को, इट इज अप टू द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी टू एक्सेप्ट योर रिपोर्ट और नॉट टू एक्सेप्ट इट। हो सकता है आपसे वो सहमत ना हो, और सहमत ना हो नया इंक्वायरी ऑफिसर लगा सकते हैं, या जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी सो मोटो अपना को फैसला कर सकती है। मेरी बात से सहमत नहीं है, इंक्वायरी ऑफिसर की बात से वो सहमत नहीं है, लेकिन
जो बात उनको अच्छी लगती है, दे आर फ्री टू डू दैट। दे आर नॉट ड्यूटी बाउंड कि मैंने अगर मान लो किसी को दोषी समझ लिया है, हो सकता है मेरे पास पूरा रिकॉर्ड ना हो, पूरी इंफॉर्मेशन ना हो, या मान लो फॉर एज्यूम मैं प्रेजुडिस भी हूं किसी के अगेंस्ट, अगर मैंने ये कर दिया तो गवर्नमेंट इज नॉट ड्यूटी बाउंड। गवर्नमेंट के लिए कोई कंपल्शन नहीं है कि वो मेरी बात से सहमत हो। अगर उनको लगता है कि ये रिपोर्ट बायस्ड है, सही नहीं है, दे कैन रिजेक्ट द रिपोर्ट। ठीक तो है, जो थैंक यू। अच्छा, उसके आगे प्रोसीजर है, ये नहीं कि आपने इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट कर दी, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द डे। अगर मान लो मेरी रिपोर्ट से सहमत हो गए गवर्नमेंट ने और नोटिस दे दिया, तो उस एम्प्लॉय को, उस ऑफिसर को हक है कि वो रिप्रेजेंट करे, उसको जो इंक्वायरी रिपोर्ट की कॉपी दी जाती है कि ये आपके खिलाफ जो है फाइंडिंग्स आई हैं और उस फाइंडिंग्स पे आप क्या कहना चाहते हैं, तो वो अपने वकील के माध्यम से या कोई भी तरीके से रिप्रेजेंटेशन करने का हकदार है। और उसकी रिप्रेजेंटेशन के बाद पर्सनल हियरिंग का भी उसको मौका देना मैंडेटरी है, कानूनी जरूरी है। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी है, जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है, वो उसको उसके रिप्रेजेंटेशन को पढ़ेगा और उसको पर्सनल हियरिंग का मौका देने के बाद उसको भी उसकी बात को एग्जामिन करेगा। उसके बाद फिर फाइनल नोटिस देगा कि आपको मैंने सब कुछ सुन लिया है, देख लिया है और आपको मैं फाइनल ये सजा प्रपोज करता हूं। उसके बाद फिर भी उसको एक मौका मिलता है अपनी और सफाई देने का। अगर वो सफाई नहीं को दे पाता और एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी या जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है उस पर कोई सजा उसको दे देती है, स्टिल ही हैज गॉट ए राइट। मेमोरेंडम ऑफ अपील गवर्नर को लाई करता है, वो स्टेट के गवर्नर को एक अपील कर सकता है कि मेरे साथ जाती हुई है, रिपोर्ट जो फाइंडिंग थी वो सही नहीं थी, सरकार ने गलत रिपोर्ट को मान लिया है, मेरे साथ ये जाती हुई है। तो गवर्नर इज द फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड। अगर उस पे भी उसको शक रह जाता है, देन द डोर्स आर हाई कोर्ट आर ओपन। तो फिर अदालत सारी चीज को दोबारा देखती है कि क्या रिपोर्ट क्या थी, गवर्नमेंट ने जो फैसला लिया क्या वो सही था, और इसकी अपील का जो प्रोसेस था क्या सही अपनाया गया, मतलब वेदर ड्यू अपॉर्चुनिटी हैज बीन गिवन टू द पर्सन और नॉट। क्योंकि जब आप किसी को दोषी मानते हैं ना, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस हिम अगेंस्ट हिज ओन इंटरेस्ट। आप उसको नहीं कन्विंस करा सकते। कई बार हमारी गलती भी होती है लेकिन हमें नहीं लगती, क्योंकि अगर हमें गलती ना लगती तो हम गलती करते ही क्यों? अगर हमें वो चीज गलत लगती तो हम करते ही ना, लेकिन हमें वो ठीक लगी, लेकिन कई बार वो चीज ठीक नहीं होती। लेकिन एक चीज मैंने आपको बताऊं कि मैंने कभी जो है, देखो ये सोच के इंक्वायरी की है कि परमात्मा को जान देनी है। अल्टीमेटली यू शुड बी आंसरेबल टू योर ओन कॉन्शियस। आपकी आत्मा को आप जवाब दें। आप अगर किसी के साथ बेइंसाफी कर जाएंगे तो आपके हमेशा आपकी आत्मा पे बोझ रहेगा और आपको उसकी तकलीफ भी परमात्मा जरूर देगा अगर आपने गलत किया है। तो मैंने हमेशा अपने दिमाग से या अपने दिल से ये सोचा है कि परमात्मा मेरे हाथ से कोई गलत काम ना कराए। बड़ी संजीदगी के साथ मैं सोचता हूँ, हर चीज को समझने की कोशिश करता हूँ। लेकिन जहाँ क्योंकि ऐसा कि अगर कोई आदमी दोषी है, आप उसको दोषी नहीं कहते, तो ये भी आपकी अपने कर्तव्य के प्रति अवहेलना है। सर मेरे साहब, मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत सहजता से, गहनता से और बहुत ही व्यवहारिक तरीके से अपने अनुभवों को शेयर किया, मोटिवेट किया हमारे प्रिंसिपल न्यूली प्रमोटेड हेडमास्टर्स को। मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि इन फ्यूचर कभी हमें आवश्यकता पड़े तो वहां से फिर दोबारा विनती करेंगे और आप यूं ही हमें आशीर्वाद देने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, व्यक्तिगत मुझे भी आप बहुत कोऑपरेट करते हैं, मुझे बहुत आगे रखते हैं। मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार, थैंक यू सर, धन्यवाद बहुत बहुत। थैंक यू। आई एम थैंकफुल टू एवरीवन। यू हैव गिवन मी पेशेंट हियरिंग, मेरी बात को ध्यान से सुना है और आपने मेरे बारे में एक अच्छा ओपिनियन रखा है। मैं आपका शुक्रिया। थैंक यू। धन्यवाद सर, धन्यवाद, नमस्कार।